विवेक और कर्नल का प्लान बिल्कुल सेट था, पर विवेक के सामने एक परेशानी थी। सनाया, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? तुम तो हमेशा की ही तरह बहुत सुंदर लग रही हो, पर तुम इतना तैयार क्यों हुई हो? तैयार क्यों हुई मतलब? हम अभी बाहर जाने वाले हैं ना, और फिर डिनर के लिए आज कोई नया रेस्टोरेंट ट्राई करेंगे। मैंने तो इंस्टा पर कुछ अच्छे कैफेज के नाम भी सेव करके रखे हैं। हम उन सारी जगहों को ट्राई करेंगे। वो तो ठीक है, पर पता नहीं क्यों लेकिन मुझे आज बहुत हेडेक हो रहा है। गले में भी खराश सी महसूस हो रही है, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है? ओ, मुझे एक बार देखने दो। सनाया ने पास आकर विवेक के माथे को छुआ। तुम्हें फीवर तो नहीं है? तबीयत ज्यादा खराब लग रही है क्या? सर फटा जा रहा है। क्या हम आज थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं? आज रूम में ही रहते हैं और जल्दी सो जाते हैं। कल सुबह मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम सब बाहर चलेंगे। तुम्हें कैसे पता कि कल तुम एकदम ठीक हो जाओगे? अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो फिर डॉक्टर को दिखा देते हैं। विवेक उठकर बेडरूम की ओर जाने लगा। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बॉडी के बारे में जानता हूँ। मैं कल सुबह एकदम ठीक हो जाऊंगा, पर आज के लिए आई एम सॉरी। अरे तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? अब तुमने जानबूझकर तबीयत तो खराब नहीं की है ना। इट्स ओके, तुम जाकर रेस्ट करो। हाँ, तुम भी जल्दी सोने आ जाना। विवेक सोने की एक्टिंग करते हुए लगातार घड़ी देख रहा था। वो बस सनाया के पूरी तरह सोने का इंतजार कर रहा था ताकि वो क्लब के लिए निकल सके। उसने सनाया को बगल में आकर सोते हुए महसूस किया, पर ज्यादा कोई हलचल नहीं की। काफी देर तक वैसे ही लेटे रहने के बाद विवेक सनाया की तरफ पलटा और उसने धीरे से आंखें खोलकर सनाया को देखा। सनाया गहरी नींद में सो चुकी थी और विवेक को अपना मौका मिल गया था। विवेक फटाफट उठा और तैयार होकर गेट के पास पहुंचा। उसने आखिरी बार पलटकर सनाया की ओर देखा और धीरे से गेट खोलकर निकल गया। गेट की आवाज से सनाया की नींद खुल गई और उसने पलटकर विवेक को निकलते हुए देख लिया। सनाया का कुछ समझ नहीं आया और वो सीधा उठकर विवेक के पीछे निकल पड़ी। सनाया ने बाहर आकर विवेक को एक गाड़ी में बैठते हुए देखा जिसकी ड्राइविंग सीट पर पल्लवी बैठी हुई थी। इसका मतलब ये गोवा ट्रिप मेरे लिए नहीं बल्कि किसी और ही बात के लिए प्लान किया गया है। विवेक अभी भी मुझे प्रायोरिटी नहीं देता है। उसने इसके लिए मुझसे झूठ बोला और तबीयत खराब का बहाना किया। विवेक और पल्लवी को गाड़ी में बैठकर जाते हुए देख सनाया का दिल टूट गया और उसकी आंखें नम हो गई। अगर विवेक के लिए कोई और जरूरी है तो मैं भी यहाँ उसकी सेकंड प्रायोरिटी बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। मैं घर वापस जा रही हूँ और अब अगर विवेक को मुझसे बात करनी है तो वो वहीं आकर करेगा। इतना कहकर सनाया गुस्से में रूम की तरफ चली गई। पल्लवी और विवेक पार्टी में पहुंचे जहां विवेक बाकी लोगों के साथ पहले से ही मौजूद थे। सब कुछ सेट है और एक टीम स्टैंड बाय मोड पर है। वो बस मेरे ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं और अगर हमें जरूरत पड़ी तो वो लोग मौजूद हैं। ठीक है सर, तो फिर हम अपना काम शुरू करते हैं। इतना कहकर वो सारे लोग पार्टी में चारों ओर फैल गए। वो सब अलग अलग घूम रहे थे ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो और साथ ही वो सब उसी पार्टी के हिसाब से तैयार होकर आए थे ताकि उसके रंग में रंग जाए। शालिनी भी उसी पार्टी में मौजूद थी और उसने विवेक को वहां देख लिया था। मैं इसके पास अभी नहीं जाऊंगी। ये विवेक के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है और मुझे इसकी जड़ तक जाना है। इससे पहले कि वो मुझे फिर से कोई बहाना बता दे, मैं खुद उसकी हरकतें देखना चाहती हूँ। इसलिए शालिनी दबे पैर विवेक के पीछे घूमने लगी और वो चुपचाप उस पर नजर रख रही थी। विवेक पार्टी में हर तरफ घूमकर बस एक ही इंसान को ढूंढ रहा था, शैंकी लू। आज बस ये आदमी एक बार मेरे हाथ लग जाए, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब इसके चूहे बिल्ली के खेल को मैं खत्म करके ही रहूंगा। सुहेल भी पार्टी में घूमते हुए बार के करीब जा रहा था। तभी एक लड़की ने उसका रास्ता रोका। हाय हैंडसम, तुम अकेले इस पार्टी में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस ड्रिंक लेने जा रहा था। ड्रिंक से क्या होता है? अगर असली हाई होना है तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसा कुछ दूंगी जिसका नशा ही अलग होगा। सुहेल 2 पल के लिए सोच में पड़ गया। क्या हुआ? इसमें इतना सोच क्यों रहे हो? हाई होना है ना या नहीं? हाँ बिल्कुल होना है, लेकिन मुझे थोड़ा ज्यादा माल चाहिए। इसलिए अगर तुम उसमें मेरी कोई मदद कर सकती हो तो बताओ। अचानक से उस लड़की के शक्ल के भाव बदल गए और वो सुहेल को घूर कर देखने लगी। सुहेल उसके मन में शक नहीं पैदा करना चाहता था और इसलिए उसने झट से बात को संभालने की कोशिश की। वो उस लड़की के एकदम करीब आ गया
और उसके कानों के पास झुका। क्या हुआ? ये तुम्हारे लिए मुश्किल काम है तो फिर मैं किसी और से बात करता हूँ। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पर एक कैबिन है जहाँ टोनी बैठा हुआ है। तुम उससे जाकर मिलो और तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद अगर होश बचे तो मुझे ढूंढ लेना। इतना कहकर वो लड़की वहां से चली गई। उसके जाते ही सोहेल ने फटाफट विवेक और कर्नल को इस बात की खबर दे दी। कर्नल और विवेक फर्स्ट फ्लोर की ओर जा रहे थे और जाते हुए वो बार बार पीछे देख रहे थे। वो बिना मतलब पहले से ही किसी का ध्यान अपनी ओर नहीं बटाना चाहते थे। कैबिन के बाहर पहुंचकर कर्नल ने विवेक की ओर देखा और विवेक के इशारा करते ही वो दोनों पूरे जोश से उस कैबिन के अंदर घुस गए। ए, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तेरे फालतू की बातों का जवाब नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना काम करूंगा। इतना कहते ही वहां मौजूद टोनी के दोनों बॉडीगार्ड विवेक और कर्नल पर टूट पड़े। उस क्लब में म्यूजिक का इतना शोर था कि बाहर किसी को भी कैबिन के अंदर चल रहे तमाशे का पता ही नहीं चल रहा था। विवेक पूरे जोश में था और उसने एक बॉडीगार्ड को 2 ही पंच में ढेर कर दिया था। तभी उसने गौर किया कि टोनी मौका देखकर कैबिन से निकलने की फिराक में था। अबे तू कहाँ जा रहा है? अभी तो मैंने बातचीत शुरू भी नहीं की है। कर्नल ने तुरंत ही दूसरे बॉडीगार्ड को भी मार कर गिरा दिया और अब वो दोनों टोनी को घेर कर खड़े हो गए। शैंकी लू कहाँ है? कौन? शैंकी लू, तेरा बॉस कहाँ है? मैं इस नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानता। मैं तो बस एक ड्रग डीलर हूँ और यहाँ माल सप्लाई करता हूँ। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? अपनी बकवास बंद कर और सच सच बता कि मुझे शैंकी लू कहाँ मिलेगा। अरे मैं सच कह रहा हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ। मैं ऐसे किसी भी आदमी को नहीं जानता हूँ। ये कौन है? विवेक टोनी को मारने ही वाला था कि तभी कर्नल ने उसे रोका। कर्नल ने विवेक को साइड में आने का इशारा किया। वो दोनों कैबिन के दरवाजे की तरफ जा ही रहे थे कि तभी एकदम से दरवाजा खुला और विवेक लड़ाई के लिए तैयार हो गया। शालिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शालिनी ने कैबिन में फंसे टोनी और उसके पास खड़े हुए कर्नल को देखा। उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। शालिनी को देखते ही टोनी छटपटा उठा। अरे मुझे बचाओ, ये दोनों मुझे बेमतलब मार रहे हैं। कर्नल ने टोनी के कंधे पर एक जोरदार मुक्का मारा और टोनी दर्द से कर्रा उठा। शालिनी तभी टोनी की तरफ बढ़ी, लेकिन विवेक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और कैबिन से बाहर लेकर गया। वहां बहुत ज्यादा शोर था तो वो दोनों कैबिन के पीछे एक गैलरी में जाकर खड़े हो गए। तुम मुझे बताओगे कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है? वो आदमी कौन है और तुम उसे मार क्यों रहे हो? शालिनी, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? पहले तो तुम मुझसे बातें छुपाते हो और पकड़े जाने पर मुझे ही सही गलत बता रहे हो। मुझे बहाना नहीं बल्कि सच सुनना है। ठीक है, मैं अब तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा। और उसके बाद विवेक ने शालिनी को शैंकी लू की पूरी सच्चाई बता दी। विवेक, तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है और तुमने मुझे ये बताना जरूरी नहीं समझा। मैं तुमसे बार बार पूछती रही पर फिर भी तुमने मुझे पूरा सच नहीं बताया, बल्कि तुमने समय समय पर मुझसे मदद भी मांगी थी, पर फिर भी मुझे इन सब में शामिल करना जरूरी नहीं समझा। हमारी इतनी पुरानी दोस्ती है और आज ये कर्नल और उसके लोग तुम्हारे ज्यादा सगे बन चुके हैं। विवेक शालिनी की बातों में उसका दर्द महसूस कर पा रहा था। शालिनी को वाकई में बहुत बुरा लगा था और उसे विवेक पर गुस्सा भी आ रहा था। शालिनी, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, लेकिन ये मामला इतना पेचीदा है कि मैं इसमें तुम्हें उलझाना नहीं चाहता था। ये आदमी बहुत ही खतरनाक है। और क्या तुम भूल गए हो कि मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ? ऐसे लोगों से डील करना मेरे काम का हिस्सा है। तुम मुझ पर यकीन नहीं करते हो और यही सच्चाई है। इसे बाकी बहानों से ढकने की कोशिश मत करो, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं होगा। शालिनी, आई एम रियली सॉरी। ये मेरी ही गलती है और मुझे इसका एहसास है। मुझे तुम पर और हमारी दोस्ती पर यकीन रखना चाहिए था। प्लीज प्लीज, मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मुझसे मुंह मत मोड़ो। शालिनी चुपचाप खड़ी हुई थी। मैं अब सब कुछ सच बता चुका हूँ और अब मेरे और तुम्हारे बीच कोई भी राज नहीं है। प्लीज मेरा यकीन करो। ठीक है, मैं तुम्हारा यकीन करूंगी, लेकिन अब कोई झूठ और राज नहीं। तुम्हारी इस हरकत से मुझे बहुत ठेस पहुंची है विवेक, पर हमारी दोस्ती की वजह से मैं उसे भी नजरअंदाज करने को तैयार हूँ। विवेक ने एक्साइटमेंट में शालिनी को गले लगा लिया। हालांकि उन दोनों में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन ये विवेक ने पहली बार किया था
इसका एहसास होते ही उसने शालिनी को छोड़ा। सॉरी मैं वो इट्स ओके, दोस्ती में इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। विवेक ने पॉकेट से फोन निकाला और उसने व्हाट्सएप पर आए हुए वीडियो मैसेज को खोला। उस मैसेज को देखते ही विवेक के होश उड़ गए। शालिनी ने विवेक के चेहरे के उड़े हुए रंग को देखा और उसने भी वो वीडियो देखा। वो शनाया का वीडियो था जिसमें उसके मुंह और हाथ बंधे हुए थे और वो बुरे तरीके से रो रही थी। वह लगभग 1 मिनट का वीडियो था और उसमें बस सनाया की रोती हुई दबी दबी आवाज सुनाई दे रही थी। दरअसल जब सनाया विवेक से गुस्सा होकर एयरपोर्ट जाने के लिए निकली थी तो रास्ते में ही उसकी गाड़ी को रोककर उसे दूसरी गाड़ी में बिठाकर अगवा कर लिया गया था। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि सनाया को खुद को बचाने का मौका भी नहीं मिल पाया। विवेक, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें तुरंत गोवा पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। शालिनी पुलिस को कॉल लगाने लगी थी पर विवेक ने उसे बीच में ही रोक दिया। ये क्या कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि ये उसी शैंकी लू का ही काम है। उसने ही मुझे तकलीफ देने के लिए सनाया को किडनैप करवाया है। हम इसमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है विवेक, अगर तुम किडनैपर को भी जानते हो तो तुम्हें पुलिस को सब बता देना चाहिए। वो लोग सनाया को जरूर ढूंढ निकालेंगे। मैं किडनैपर को अच्छे से जानता हूँ और इसलिए कह रहा हूँ कि हम पुलिस में नहीं जा सकते। मैं ऐसा नहीं करूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसा कुछ मत करना। हमें उसके अगले मैसेज का इंतजार करना पड़ेगा। ये सिर्फ सनाया नहीं बल्कि मेरे बच्चे की जिंदगी का भी सवाल है। शालिनी ने विवेक की बात मान ली और उसने फोन अंदर रख दिया। जब परिवार पर बात आती है तो बहुत तकलीफ होती है ना। अब तुम इस तकलीफ को महसूस करो। अगर अपनी बीवी और बच्चों की जिंदगी बचाना चाहते हो तो मेरे अगले मैसेज का इंतजार करो। तब तक तुम्हारी अमानत हमारे पास रहेगी। विवेक उस फोन को जमीन पर पटकना चाहता था पर वो ऐसा कर नहीं पाया। वो चीखना चाहता था लेकिन उसकी चीख जैसे गले में ही अटकी रह गई। शालिनी ने तुरंत आकर विवेक को संभाला। विवेक, प्लीज खुद को संभालो। सनाया को कुछ नहीं होगा। अगर उसे नुकसान पहुंचाना ही होता तो वो अब तक वेट नहीं करता, इसलिए प्लीज काम डाउन। अगले दिन कर्नल के ठिकाने पर पूरी टीम इकट्ठा हुई थी। अब शालिनी भी इस टीम का हिस्सा बन चुकी थी क्योंकि वो अब सारी सच्चाई जानती थी। शालिनी फोन पर अपने कलीग से बात कर रही थी। हाँ बताओ, उस गिल फैमिली की क्या अपडेट है? मैम, दरअसल हमारी टीम ने मिस्टर गिल और उनके बिजनेस पार्टनर की डिटेल्स ढूंढ कर निकाल ली है। हमें उन दोनों की ही फोटो मिली है और मैंने टीम से वो फोटो स्कैन करके आपको भिजवाने के लिए कहा है। अब कुछ ही देर में आपको वो फोटो मिल जाएगी। ओके, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे ये फोटोज जल्द से जल्द भिजवाओ और अगर मुझे कुछ और जानना होगा तो मैं कॉल करूंगी। शालिनी अपना लैपटॉप खुला छोड़कर कुछ देर के लिए बाहर चली गई। उस कमरे में मौजूद कोई भी इंसान रात भर सोया नहीं था। जब से उन्हें सनाया के किडनैप होने की खबर मिली थी, कर्नल ने अपनी पूरी नेटवर्क को उसे लोकेट करने के लिए लगा दिया था, पर उन्हें अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। वाकई में ऐसा महसूस हो रहा था कि वो हवा में कहीं गायब हो गई थी। विवेक भी बाहर ही बैठा हुआ था और उसे रह रहकर सनाया की याद आ रही थी। उसने आखिरी बार भी सनाया से झूठ कहा था और यही बात उसे कचोट रही थी। विवेक अंदर कॉफी लेने गया और तभी उसने वहां एक आवाज सुनी। उसने गौर किया कि एक लैपटॉप खुला हुआ था और उसमें कुछ मैसेज आया था जो बीप कर रहा था। विवेक एक्साइटेड हो गया क्योंकि उसे लगा कि शायद सनाया से जुड़ी कोई खबर आई होगी। वो भागकर लैपटॉप के सामने पहुंचा और उसने मैसेज पर क्लिक किया। स्क्रीन पर धीरे धीरे एक इमेज डाउनलोड हो रही थी और कुछ ही देर में वो पूरी तरह से डाउनलोड हो गई। विवेक ने जैसे ही वो इमेज देखी, उसके होश उड़ गए। शालिनी, यहाँ आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? ये इमेज तुम्हारे लैपटॉप पर क्यों है? क्यों, तुम इनमें से किसी को जानते हो क्या? विवेक ने लैपटॉप के एक कोने पर अपनी उंगली रखी। ये मेरे पापा हैं। व्हाट? ये तो मिस्टर गिल और उनके पार्टनर की फोटो है। यानी कि तुम्हारे पापा ही मिस्टर गिल के पार्टनर थे। वो दोनों एक दूसरे को शॉक्ड होकर देखने लगे। अचानक से विवेक के मन में शैंकी लू की बातें घूमने लगी। उसे अब समझ आया कि शैंकी लू बार बार परिवार की बात क्यों कर रहा था। उसका विवेक के परिवार से कोई नाता था और वो विवेक को बार बार उसी का एहसास करवाने की कोशिश कर रहा था। विवेक के लिए एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे रह रह कर सनाया की याद आ रही थी
और बार बार बुरे ख्याल उसके मन को जकड़ रहे थे। विवेक ने तुरंत अपना व्हाट्सएप खोला जिसमें एक और वीडियो मैसेज आया था। उस मैसेज में उसे सनाया का रोता हुआ चेहरा नजर आ रहा था और इसलिए विवेक ने डरते हुए वो मैसेज खोला। विवेक, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है और ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं। विवेक प्लीज, मुझे हमारे बच्चे की फिक्र हो रही है। प्लीज कुछ करो, प्लीज। तभी वो मैसेज खत्म हो गया। उसके तुरंत बाद ही एक और मैसेज आया। देखो, तुम्हारी बीवी अब तक जिंदा है, इसलिए कोई बेवकूफी करने की कोशिश भी मत करना और मेरे अगले क्लू का इंतजार करो। विवेक ने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर दे मारा। मेरे एजेंट होने का क्या फायदा अगर मैं अपनी फैमिली को भी इस मुसीबत से बचा नहीं पा रहा हूँ। मेरा बच्चा तो दुनिया में आया भी नहीं है और अभी उसे मेरी वजह से ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। ये गलत है, बहुत गलत है। विवेक खुद को बहुत ही बेसहाय महसूस कर रहा था। तभी पल्लवी रूम में आई और उसने सबको अंदर बुलाया। विवेक, शायद हमें सनाया से रिलेटेड एक ब्रेक थ्रू मिला है। आओ इस फुटेज को चेक करो। विवेक पागलों की तरह भागता हुआ पल्लवी के लैपटॉप के पास पहुंचा। मेरी टीम ने अभी अभी ये डेटा भेजा है, लेकिन इसमें सनाया साफ नजर आ रही है। पल्लवी ने लैपटॉप को प्ले किया और वो सभी उस फुटेज को देखने लगे। सनाया एक व्हीलचेयर में बैठी हुई थी जिसे एक आदमी चला रहा था। सनाया का सर दुपट्टे से ढका हुआ था पर उसकी शक्ल फिर भी नजर नहीं आ रही थी। वो बेहोश सी लग रही थी। विवेक सनाया को देखकर और भी दुखी हो गया। शालिनी ने विवेक के कंधे पर हाथ रखा और उसे हिम्मत रखने का इशारा किया। सनाया के साथ दो और आदमी भी मौजूद थे जिसमें से एक आदमी टोपी पहने हुए था। उसकी शक्ल बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। ये आज सुबह गोवा एयरपोर्ट की फुटेज है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि वो लोग सनाया को लेकर फ्लाइट से कहीं जा रहे हैं। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर शैंकी लू ने किडनैप किया ही है और अगर उसे बचे रहना है तो वो फिर इतने खुलेआम चीजें क्यों कर रहा है? क्योंकि वो मुझे चैलेंज कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि ये टोपी वाला आदमी वही शैंकी लू है और वो जानबूझकर मुझे दिखाते हुए जा रहा है ताकि मैं उसके पीछे पीछे आऊं। उसने मुझे एक मैसेज भी भेजा था जिसमें यही कहा था कि मैं उसके अगले क्लू का इंतजार करूं। फिर तो हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। ये आदमी मुझे बिल्कुल साइको लग रहा है। पल्लवी, उन्होंने किस जगह की फ्लाइट पकड़ी है? पल्लवी ने लैपटॉप पर कुछ चेक किया। उन्होंने अमृतसर की फ्लाइट पकड़ी थी, लेकिन अमृतसर क्यों? विवेक अब सोचने पर मजबूर हो गया। पहले तो शैंकिलू ने बार बार विवेक को परिवार से जुड़े क्लू बताए और अब तो विवेक जानता है कि उसके परिवार का शैंकिलू से कोई तो वास्ता है। अगर मैं शैंकिलू को जरा सा भी समझ पाया हूं तो मैं जानता हूं कि वो कहां गया होगा। विवेक, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? कर्नल, वो सिर्फ अमृतसर नहीं गया है बल्कि वो अमृतसर से आगे मेरे गांव गया है। मुझे यकीन है कि अगर हम मेरे गांव जाएंगे तो हमें शैंकिलू मिल जाएगा। कर्नल ने विवेक को गौर से देखा और उन्होंने दोबारा से वो फुटेज देखी। ठीक है, ये सब सिर्फ देश से जुड़ी बातें नहीं बल्कि परिवार पर हाथ डालकर उसने इस मामले को पर्सनल बना दिया है। इसलिए अगर तुम्हें यकीन है कि शैंकिलू तुम्हारे गांव में मिलेगा तो फिर अब हम सब तुम्हारे ऑर्डर फॉलो करेंगे। विवेक, हमारी पूरी टीम तुम्हारे साथ है और हम सनाया और तुम्हारे बच्चे को जरूर ढूंढ निकालेंगे। विवेक कर्नल की बात सुनकर शॉक्ड हो गया। उसने बाकी टीममेट्स की ओर देखा और हर किसी ने साथ में सर हिलाया। विवेक का निश्चय और भी दृढ़ हो गया। वो सभी लोग अगली फ्लाइट से अमृतसर पहुंचे और वहां से तुरंत वो चौंटा के लिए निकल गए। विवेक सबको लेकर अपने घर पहुंचा। विवेक ने घर को पिछली बार आकर जैसा छोड़ा था वो घर लगभग उसी हालत में था, बस थोड़ी धूल मिट्टी चढ़ गई थी। यही है मेरा अपना घर जहां मैं अपने परिवार के साथ रहता था। अब तो आप सब मेरे बारे में लगभग सब कुछ ही जान और देख चुके हैं। विवेक ने घर का लॉक खोला और अंदर गया। आज वो फिर से बहुत इमोशनल महसूस कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वो दोबारा से अपने घर आएगा तो ऐसे अजीब हालत में आएगा। कर्नल, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं इस घर को हमारा बेस बनाना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि फिलहाल ये जगह थोड़ी गंदी लग रही है पर थोड़ी साफ सफाई करने से सब सेट हो जाएगा। विवेक, तुम उन सब की फिक्र मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। तुम बताओ कि हमें अब आगे क्या करना है। कर्नल, आप सब लोग यहाँ का सेटअप देख लीजिए, मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। विवेक, तुम किसी को अपने साथ लेकर जाओ। यहाँ ऐसे अकेले जाना शायद सही नहीं रहेगा। इट्स ओके कर्नल, ये मेरी जगह है और मैं यहाँ पर सेफ हूँ। वैसे भी शैंकिलू ने अगर मुझे यहाँ बुलाया ही है तो वो मुझे
ऐसे नहीं मारेगा। उसके दिमाग में जरूर कोई ना कोई बात चल रही होगी। डोंट वरी, मैं जल्दी लौट आऊंगा। विवेक घर से निकलने लगा, तभी शालिनी ने उसका रास्ता रोका। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। मुझे तुम्हारा यूं अकेले जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं लकी हूँ जो मुझे आपके जैसी दोस्त मिली है जो मेरी फिक्र करती है, पर इस वक्त मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। विवेक घर से निकल गया और शालिनी परेशान होकर उसे देखती रह गई। विवेक सीधा जसविंदर से मिलने उसके ढाबे पर पहुंचा। ये वही थे जिन्होंने पिछली बार भी विवेक को उसके मुश्किल समय में अपनेपन और प्यार का एहसास करवाया था। आज क्या खास बना है अंकल जी? जसविंदर काम में बहुत बिजी थे और इसलिए उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया, पर फिर उन्होंने विवेक को दोबारा से देखा और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भर आई। अरे विवेक पुत्र, तू यहां कब आया? जसविंदर ने विवेक को कसकर गले लगा लिया। विवेक भी जसविंदर से मिलकर एक राहत महसूस कर रहा था। अंकल, मैं बस आज ही गांव वापस लौटा हूँ। वैसे आप कैसे हैं और आपका ये ढाबा कैसा चल रहा है? और मैं तो एकदम भला चंगा हूं। बाकी ये बूढ़ी उम्र की तकलीफें तो चलती रहती है। तू बता, क्या खाएगा पिएगा? अरे नहीं अंकल जी, आज मैं कुछ खाने पीने नहीं आया हूँ। दरअसल अंकल, मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। क्या आप यहाँ गांव के किसी गिल परिवार को पहचानते हो? जसविंदर कुछ सोचने लगे और फिर उन्होंने विवेक को दूसरी ओर चलने का इशारा किया। उत्तर, तू ये गिल फैमिली के बारे में क्यों पूछ रहा है? बस ऐसे ही। दरअसल हाल फिलहाल ही मुझे उनके और अपने पापा के बिजनेस के बारे में पता चला है। उत्तर, एक बात है जो मैं तुझे बताना चाहता हूँ। जब तू पिछली बार यहाँ गांव से गया था तो उसके कुछ समय बाद ही यहाँ एक और आदमी आया था जो तेरे बारे में पूछताछ कर रहा था। मेरे बारे में पूछताछ? कौन था वो? वो तरनजीत गिल का बड़ा बेटा था। वो यहाँ आया था और बातों बातों में वो तेरे बारे में पूछने लगा। दरअसल तुम दोनों के पिता तो बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि उनके बीच कोई बड़ी लड़ाई हो गई। बस उसके बाद तो कुछ ही दिनों में गिल की आग में जलकर मौत हो गई थी और फिर उसका परिवार इसी गांव से भी गायब हो गया और फिर तुम भी यहां से चले गए। विवेक सोच में पड़ गया। अंकल, आपने उसे मेरे बारे में क्या बताया? उत्तर, मैंने तो बस वही बताया जितना मुझे पता था। तू पिंड आया था और तू कुछ दिन घर पर रहा था। वैसे भी यहां से जाने के बाद तो तेरी और मेरी कोई बातचीत ही नहीं हुई। लेकिन यह मामला क्या है? कोई परेशानी है क्या? नहीं अंकल, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैं भी इस गिल फैमिली के बारे में पहले से नहीं जानता था। मुझे तो हाल फिलहाल में ही उनके बारे में पता चला है, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं। आप तो यहाँ के बहुत ही पुराने लोगों में से एक हैं। हाँ पुत्र, वो तो तूने सही कहा, लेकिन क्या है ना, मेरी तेरे पापा के साथ अच्छी बातचीत होती थी, पर उस गिल परिवार के साथ मेरी भी कोई खास बातचीत नहीं थी। इसलिए वो कहाँ गए या क्या हुआ, ये सब मुझे भी नहीं पता। अरे अंकल, आपने जो भी बताया है ये भी मेरे लिए काफी है। चलिए अब मैं चलता हूँ, आपसे फिर आकर मिलूंगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो किसी और को भी आपसे मिलवाऊंगा। ठीक है पुत्र, अपना ध्यान रखना। विवेक जैसे ही जसविंदर के ढाबे से बाहर आया, अचानक से उसका मोबाइल बजा। मैसेज की बीप सुनते ही विवेक के दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ गई। उसने मोबाइल निकाला और उसमें एक टेक्स्ट मैसेज आया था, वेलकम टू पिंड। यहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी और अब यहीं ये कहानी खत्म होगी। जल्दी मिलना होगा, बस थोड़ा और इंतजार। विवेक अब बार बार सारी पुरानी बातों को सोचकर उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था। उसे ये शक था कि कहीं शैंकी लू ही तो गिल परिवार का बेटा नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरा कनेक्शन समझ नहीं पा रहा था। और फिलहाल तो उसे सनाया और अपने बच्चे की भी बहुत फिक्र हो रही थी और वो रुक नहीं पा रहा था। कुछ ही देर में विवेक वापस घर पहुंचा तो उसने देखा कि कर्नल ने पूरे घर में एक सेटअप बना लिया था। टीम के बाकी लोग तो काम पर भी लग गए थे। विवेक को सही सलामत देखकर शालिनी और कर्नल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या हुआ, तुम्हारा काम पूरा हो गया? कहीं तुम फिर से अकेले उस शैंकिलो की छानबीन करने तो नहीं चले गए थे? नहीं नहीं, मैं तो किसी जानने वाले से मिलने गया था। वो मेरे परिवार को जानते थे और यहाँ एक वही मेरे दोस्त जैसे हैं। अच्छा, तो तुम्हें हर जगह दोस्त की जरूरत पड़ती है। विवेक बस मुस्कुराया और वो कर्नल से बात करने चला गया। सनाया की कोई अपडेट मिली?
फिर से कोई मैसेज आया? विवेक ने कर्नल को पिंड वाली बात बताना जरूरी नहीं समझा। नहीं, फिलहाल तो कुछ भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो आदमी इसी गांव में छुपा बैठा है। शाम को सोहेल और पल्लवी घर वापस आए। तुम दोनों अब तक कहाँ थे? अगर तुम और थोड़ी देर नहीं आते तो मैं खुद तुम्हें ढूंढने जाने वाला था। अरे विवेक भाई, आप क्यों चिंता कर रहे हो? आपकी तरह हम भी तो एजेंट्स ही हैं और हमें अपना ध्यान रखना आता है। मैं और पल्लवी तो रेकी करने गए थे और हमें कुछ इंटरेस्टिंग बात पता चली है। ये सुनते ही उस रूम में मौजूद हर किसी का ध्यान सोहेल और पल्लवी की ओर था। दरअसल आज हम दिन भर इस गांव में घूम रहे थे और अलग अलग जगहों पर जाकर लोकल लोगों से बातचीत कर रहे थे। ऐसे ही बात करते करते हम एक बच्चों के खेल के मैदान में पहुंचे, जहां कुछ लड़के बैठे हुए थे। जब मैंने जाकर उन लड़कों से बात की और उनसे सनाए के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने बताया कि आज सुबह ही इस गांव में एक हेलीकॉप्टर उतरा है। अब छोटा गांव है और अगर हेलीकॉप्टर आए तो वैसे ही लोगों में जानने और देखने की उत्सुकता बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने उन हेलीकॉप्टर वाले लोगों का पीछा किया तो उन्हें एक हवेली में जाते हुए देखा। वो हवेली गांव के बाहरी हिस्से में है। क्या ये शैंकी लू का ही गैंग हो सकता है? विवेक, तुम्हें लग रहा है कि वो आदमी यहीं आया है, और अगर ऐसा है तो फिर चांसेस है कि वो शैंकी लू ही हो सकता है। वैसे तो हमने पूछने की कोशिश की थी, पर उस हवेली के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन शायद वो किसी बड़े परिवार की हवेली है जो अब ज्यादातर यहाँ खाली ही रहती है। विवेक उठकर खड़ा हो गया और वो अपनी गन चेक करने लगा। विवेक, तुम कहाँ जा रहे हो? कर्नल, आपने सुना नहीं? वो लोग शायद एक हवेली में हैं और सनाए भी वहां उनके साथ होगी। मेरी वजह से आज वो इस परेशानी में फंसी है और अब मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। विवेक, रिलैक्स। तुम अपने इमोशंस को हावी होने दे रहे हो। दिस इज नॉट राइट। हम सब यहाँ तुम्हारे लिए मौजूद हैं, और अगर वहां जाना भी है तो हम प्लान बनाते हैं और फिर चलते हैं। लेकिन ऐसे जोश में अकेले जाने से बात बिगड़ सकती है। शालिनी ने भी कर्नल की ही कही बात दोहराई। आखिरकार विवेक थोड़ा शांत हुआ और वो कर्नल के साथ बैठकर हमले की तैयारी का प्लान बनाने लगा। विवेक को फिर से एक मैसेज आया और उसने झटपट मैसेज खोला। आखिरकार हमारे मिलने का वक्त अब आ चुका है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, इसलिए ज्यादा देर मत करना। उस मैसेज में एक गूगल लोकेशन का लिंक था। विवेक ने तुरंत वो लिंक खोला और उसने गौर किया कि वो एड्रेस 2 घंटे की दूरी पर था। विवेक ने अपनी पूरी टीम की ओर देखा और सब ने उसे तैयार होने का इशारा किया। विवेक जब उस एड्रेस पर पहुंचा तो अपने सामने एक फैक्ट्री को देखा। वो बिल्कुल बंजर सी फैक्ट्री लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि काफी समय से वो खाली पड़ी थी। विवेक ने दोबारा लोकेशन चेक किया और फिर वो आगे बढ़ा। वो यहाँ बिल्कुल अकेले आया था और कर्नल को स्टैंड बाय पर रहने के लिए कहा था। विवेक समय आने पर उन्हें सिग्नल देने वाला था। फैक्ट्री के अंदर घुसते ही विवेक ने एक चेयर देखी जिस पर कोई बैठा हुआ था। उस आदमी की पीठ विवेक की ओर थी, इसलिए वो तेज चलकर उस चेयर के करीब पहुंचा। विवेक के करीब आते ही चेयर में बैठा आदमी उठकर खड़ा हुआ और विवेक की ओर मुड़ा। कैसे हो विवेक? पाकिस्तान वाले टेररिस्ट को मारने के बाद विवेक आज अमरजीत से पहली बार मिला था, लेकिन उसने इस जगह पर अमरजीत के होने की गुंजाइश ही नहीं की थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे अब तुम्हें अगर यहाँ बुलाया है तो तुम्हें ऐसे अकेला थोड़ी छोड़ देंगे। कोई स्वागत करने वाला भी तो होना चाहिए। विवेक अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। वो शैंकिलो को देखने की उम्मीद कर रहा था, पर उसकी जगह अमरजीत को देखकर उसका पूरा प्लान ही उल्टा पड़ गया था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे तो यहाँ किसी और ने बुलाया था। और आपका इन लोगों से क्या कनेक्शन है? आपकी तो फैक्ट्री है ना? जानता हूं कि सवालों से तुम्हारा दिमाग फट रहा होगा, तो मैं तुम्हें इस परेशानी से बाहर निकाल देता हूं। मैं हूं अमरजीत सिंह गिल, तरनजीत गिल का छोटा भाई। ये वही तरनजीत गिल है जो तुम्हारे पिता के साथ बिजनेस किया करते थे। विवेक का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अमरजीत ये खेल इतने लंबे समय से खेल रहा था। मेरी पत्नी सनाया कहाँ है? मुझे मैसेज आया था कि वो यहाँ मिलेगी, तो जल्दी से उसे मेरे पास लेकर आओ। अरे वो भी हो जाएगा, पर तुम इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हो? अभी तो बहुत सी बातें होनी हैं, लेकिन उन सबसे पहले मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूं। मुझे सनाया के अलावा किसी और से नहीं मिलना है। उसे जल्दी बाहर लेकर आओ। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो पूरी रात बची है। विवेक ने उस आवाज की ओर देखा और उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई।
विवेक ने शैंकिलू को सामने से चलते हुए आते देखा और इस वक्त उसका पहनावा और उसकी लुक एकदम ही अलग लग रही थी। शैंकिलू ने कुर्ता पजामा पहना हुआ था और सर पर पगड़ी बांधी हुई थी। उसकी मूछ भी थी और उसने हाथ में कड़ा पहना हुआ था। वो बिल्कुल पंजाब के उसी गांव का बेटा लग रहा था। शैंकिलू? ना ना, शैंकिलू नहीं, बल्कि सतेंद्र गिल, तरनजीत गिल का बड़ा बेटा। ये सब क्या चल रहा है? मेरी बीवी कहाँ है? देखो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो प्रेग्नेंट है। ये सब तो हमें पता है और इसीलिए तो हमने अब तक तुम्हारी बीवी को एकदम सही सलामत रखा है। अरे, हमने तो उनके लिए खास फूड आइटम्स भी मंगवाए हैं ताकि उन्हें एकदम घर जैसा महसूस हो। लेकिन ये उसका घर नहीं है। तुम मुझसे मिलना चाहते थे तो देखो मैं आ चुका हूँ, लेकिन उसे अब छोड़ दो। वो बेकसूर है। बेकसूर? वो बेकसूर है और हम क्या थे? मैं, मेरी छोटी बहन, मेरी माँ, हम सब क्या थे? हम बेकसूर नहीं थे? विवेक 2 कदम आगे बढ़ा पर तभी अमरजीत ने उसकी ओर गन तान दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन सब से मेरा क्या कनेक्शन है? तुम्हारा कनेक्शन है, क्योंकि तुम्हारे बाप का इन सब से कनेक्शन है। मेरे बड़े भाई और तुम्हारे पिता साथ में केमिकल्स का बिजनेस किया करते थे, जिसे खड़ा करने में मेरे बड़े भाई का बहुत बड़ा हाथ था। उन दोनों की कई सालों की दोस्ती थी और इसलिए वो बिजनेस में भी साथ काम कर रहे थे। पर जब ये बिजनेस बढ़ने लगा तो तुम्हारे पिता का लालच भी उसके साथ बढ़ने लगा। उन्होंने बिजनेस में बेईमानी शुरू कर दी और यही नहीं, बल्कि उन्होंने तो मेरे बड़े भाई को ठग कर पैसे खाने की भी कोशिश की थी। अगर वो इतने में भी रुक जाते तो शायद वो नहीं होता जो समय मेरे परिवार के साथ हुआ था। जब मेरे पिताजी को तुम्हारे पिताजी की इस धोखाधड़ी के बारे में पता चला तो उन्होंने तुम्हारे पिता को बिजनेस से हट जाने के लिए कह दिया, लेकिन तुम्हारे पिता को तो वो भी मंजूर नहीं था और इसलिए उस आदमी ने मेरे पिता को आग में जलाकर मार दिया। सबको लगता है कि मेरे पिता की मौत एक फायर एक्सीडेंट में हुई थी, पर हम जानते हैं कि वो एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश थी। और यही नहीं, उस हादसे के बाद मेरी बहन को सदमा लग गया और मेरी माँ ने भी कुछ ही दिनों बाद खुदकुशी कर ली थी। नहीं, ये सब गलत है, ये सब झूठ है। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं अपने पिता को जानता था और वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। हम झूठ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यही तुम्हारे पिता की सच्चाई है। मेरे परिवार ने तुम्हारे पिता की वजह से बहुत दुख झेला है और बहुत कुछ सहा है। मैं जानता हूँ कि मैंने किस तरह से खुद को संभाला है, कितने दिन मैं भूखे पेट सोया हूँ और रात रात भर रोता रहा हूँ, लेकिन मुझे देखने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि तुम्हारे पिता ने हमसे वो सब छीन लिया था। नहीं, ये गलत है। मुझे ये सब नहीं पता है। पता हो चाहे ना हो, लेकिन उस आदमी का बेटा होने के नाते अब तुम्हें उसका कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। देखो, तुम्हें जो करना है वो मेरे साथ करो, लेकिन सनाया को यहाँ से जाने दो। उसकी तो इन सब में कोई गलती नहीं है और मेरा बच्चा, वो तो इस दुनिया में अभी आया भी नहीं है। मैं यहाँ रुकने को तैयार हूँ। सजा तो हर उस इंसान को मिलेगी जो भी चौधरी परिवार से जुड़ा हुआ है, फिर चाहे वो तुम हो या तुम्हारी बीवी या तुम्हारा होने वाला बच्चा। वैसे भी तुम्हारे परिवार की सजा तो पहले ही शुरू हो चुकी है, जब सतेंद्र ने तुम्हारे भाई और फिर तुम्हारी माता पिता को मरवाया था। मेरे भाई को? लेकिन वो तो ट्रक के नीचे आया था। पर वो ट्रक मैं ही चला रहा था। सतेंद्र के चेहरे पर अपनी इस हरकत का घमंड साफ नजर आ रहा था। वहीं विवेक अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर सतेंद्र को मारने के लिए छटपटा रहा था। तुमने मेरे माँ बापू को मारा? हाँ, वो मैं ही तो था जिसने तुम्हारे बाप के खाने में जहर मिलाकर उसे फैक्ट्री में दिल का दौरा पड़वाया था, और उसके बाद तुम्हारी माँ के लिए तो मुझे ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। वो तो खुद ही अपने पति की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और भगवान के घर चली गई। विवेक चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। विवेक ने दूर से आती हुई सनाया को देखा। वो काफी कमजोर लग रही थी और इसलिए ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। तुम लोगों ने सनाया के साथ क्या किया है? घबराओ मत, फिलहाल तो ये ठीक है, लेकिन अब इसके ऊपर जाने का समय भी आ गया है। विवेक ने तभी अपने हाथ में पहनी घड़ी पर कुछ दबाया। विवेक, तुम्हें तो मैं चाइना में ही मारना चाहता था, पर फिर मैंने सोचा कि जहां से ये कहानी शुरू हुई है, क्यों ना तुम्हारी कहानी को भी वहीं खत्म करें। इसीलिए तो मैं समय समय पर तुम्हारे लिए इतने क्लू छोड़ता गया ताकि तुम खुद चलकर अपनी मौत तक पहुंचो। और घबराओ मत, मेरे लोग तुम्हारे घर भी गए हैं
ताकि तुम्हारी टीम को भी ठिकाने लगा सकें। विवेक सोच में पड़ गया, क्योंकि वो अब तक कर्नल के भरोसे था, पर अब उसे यकीन नहीं था कि कर्नल यहाँ पहुंच भी पाएंगे या नहीं। विवेक अब रुक नहीं सकता था और वो सत्येंद्र की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसके एक आदमी ने विवेक को मारने की कोशिश की। विवेक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उछालते हुए नीचे पटक दिया। विवेक जैसे ही पीछे पलटा, उसने कर्नल और टीम को अंदर आते हुए देखा। वो पूरी तैयारी और भरपूर गन पावर के साथ वहां थे। अब वहां धमाकेदार लड़ाई शुरू हो गई। विवेक का एक ही मकसद था कि वो सनाया को वहां से सेफली बाहर निकालना चाहता था। वो सनाया की तरफ बढ़ा, पर तभी सत्येंद्र उनकी ओर झपटा। सत्येंद्र जैसे ही विवेक को मारने के लिए बढ़ा, विवेक हट गया और सत्येंद्र ने चेयर को तोड़ दिया। विवेक ने पलटकर वही चेयर सत्येंद्र के सर पर दे मारी। सत्येंद्र चाकू निकालकर विवेक की तरफ बढ़ा, पर तभी शालिनी बीच में आ गई और सोहेल भी उसके साथ था। विवेक मौका पाकर सनाया के पास पहुंचा और उसने सनाया को गोद में उठा लिया। फिलहाल सनाया होश में नहीं थी, पर फिर भी वो विवेक को देखकर धीरे से मुस्कुराई। डोंट वरी, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। विवेक ने सनाया को पल्लवी के पास छोड़ा और पल्लवी एक दूसरे एजेंट के साथ सनाया को बाहर लेकर जाने लगी। विवेक ने जाती हुई सनाया को देखा, पर उसे लड़ाई में लौटना था। प्लीज मेरे साथ चलो, हमें तुम्हारी जरूरत है। विवेक भाग कर आया और उसने सनाया के माथे को चूमा। मैं जल्दी तुम्हारे पास लौट आऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे जाना पड़ेगा। पर तुम मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा। विवेक वापस आया और उसने देखा कि शालिनी जख्मी हो गई थी और सोहेल अकेले सत्येंद्र को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो भी नाकामयाब था। सत्येंद्र, तेरी लड़ाई मुझसे है तो यहाँ आ। अब सत्येंद्र भी पूरे गुस्से में विवेक की तरफ भागा। वो दोनों फिर से हाथापाई करने लगे, जिसमें विवेक को काफी चोट पहुंची, लेकिन वो आज हार मानने वालों में से नहीं था। विवेक ने सत्येंद्र को धक्का दिया और तभी कर्नल ने उसकी ओर गन फेंका। विवेक ने वो गन सत्येंद्र की ओर पॉइंट किया और तभी उसने देखा कि अमरजीत ने भी विवेक पर गन तान दी थी। आज मैं अपने परिवार के हत्यारे को खुद मौत के घाट उतारूंगा। ये मेरे परिवार और मेरे दोस्त हेमंत के लिए है। विवेक की गोली से शैंकिली नीचे गिर पड़ा। वहीं कर्नल ने भी अमरजीत को मार गिराया, पर तभी उन्हें एक और आवाज आई। वो सब जैसे ही विवेक की ओर पलटे, उन्होंने विवेक के शरीर को नीचे जमीन पर गिरते हुए देखा। उसके सीने से खून की नदी बह रही थी।